नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। जी हां, आ गया बजट जिसका इंतजार था, आम बजट। कई लोग कह रहे हैं कि बजट नहीं बल्कि दमदार बजट है, शानदार बजट है। सरकार का काम ही इतना दमदार रहा है कि बजट तो शानदार होना ही था। विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं, लॉलीपॉप है, आम आदमी के लिए कुछ नहीं है, न किसानों के लिए कुछ है, न महंगाई पर इस बजट में कुछ बड़ा ऐसा कुछ दिख रहा है। साथ ही साथ महिलाओं के लिए भी इस बजट में कुछ नहीं है, शून्य है। तो फिर इस बजट में है क्या? इस बजट में दरअसल बहुत कुछ ऐसा है जो दावे किए जा रहे हैं कि 1 साल 2 साल नहीं बल्कि 25 साल तक की बुनियादी ढांचे का विकास इस बजट के जरिए किया जाएगा। यहां तक कि 100 साल का विजन क्या होगा उसका भी इस बजट के जरिए कुछ रेखांकित करने की कोशिश की गई है। समझेंगे, बड़ी चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बजट से हर साल कुछ ना कुछ सभी को मिलता है, तो इस बार के बजट में वाकई में क्या इतना कुछ मिल चुका है या मिलने वाला है जिसे हम आप सभी चुनाव से जोड़कर देखें। क्या इसे चुनावी बजट कहा जाएगा या फिर पूरी तरह से देश की विकास के लिए इससे बेहतर, इससे दमदार, इससे शानदार बजट नहीं हो सकता। पहले हम दिखाते हैं कि क्या कुछ आज हम आपको दिखाने वाले हैं। चुनाव से पहले आम बजट का बजा डंका। चुनावी बजट से ज्यादा विकास पर रहा फोकस। साल भर नहीं बल्कि 25 साल तक होगा देश को फायदा। क्या जनता की उम्मीदों पर खरा उतरा आम बजट? चलिए देखते हैं दमदार बजट। तो क्या इसे दमदार बजट कहा जाएगा, शानदार बजट कहा जाएगा या फिर चुनावी बजट कहा जाएगा, या फिर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से जो बाकायदा ऐलान उनकी तरफ से किए गए उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 25 साल के लिए बजट तैयार किया गया है और इसका फायदा 100 सालों तक मिलेगा देश के विकास के लिए। या फिर इसे ऐसे समझें कि चुनाव है कुछ समय के बाद, उससे पहले इस बजट को इस तरीके से तैयार किया गया कि किसानों को ही मिल गया, महिलाओं को ही मिल गया, आम आदमी को ही मिल गया और तमाम ऐसी जरूरतों को इस बजट के जरिए पूरी करने की कोशिश हुई जिससे देश के विकास को भी कम से कम समझा जाए। विपक्ष कह रहा है कि कुछ है ही नहीं इस बजट में। इस बजट में कुछ भी नहीं है, ना तो आम आदमी के लिए है, ना तो मध्यम वर्गीय लोगों के लिए है, ना ही नौकरी पेशा करने वाले लोगों के लिए है, ना ही किसानों के लिए है, ना महिलाओं के लिए है। देश के विकास के लिए या रोजगार परक भले ही इस बजट में दावे किए जा रहे हैं कि लाखों लाख नौकरियां दी जाएगी, करोड़ों करोड़ नौकरियों का सृजन किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दावे तमाम तरह की खोखले दावे। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे और हर लोगों से बातचीत करके समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त एक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश सिंह जी इस वक्त हैं बीजेपी के प्रवक्ता। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। आवाज आ रही है ओम प्रकाश जी? बिल्कुल आ रही है गौरी शंकर जी। ओम प्रकाश जी, कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान दिखे, किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखे, महिलाएं कह सके कि हाँ ठीक है, महिला परक बजट है ये। चुनावी बजट, विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि चुनावी बजट इसे कहा जा सकता है, लेकिन वैसे आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं था। अब बताइए सर, आप लोग कह रहे हैं कि दमदार बजट है, शानदार बजट है, 25 सालों तक का ढांचा, बुनियादी ढांचा इससे एक तरह से तैयार होगा, 100 सालों तक देश के विकास का रोड मैप क्या होगा इस बजट से पूरी तरह से रेखांकित करने की कोशिश हुई है। कैसे समझाएंगे सर इसे आप? गौरी शंकर जी, विपक्ष का काम है विरोध करना और आज तक जितने भी बजट प्रस्तुत हुए हम नहीं लगते किसी बजट का इन्होंने सराहना किया हो, लेकिन देश का आम नागरिक इस बजट को ऐतिहासिक, शानदार और दमदार बजट बता रहा है। हाँ। इस बजट में अगले 25 सालों के बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रख करके ब्लूप्रिंट बनाया गया। यह बजट हमारे देश को नई ऊंचाइयों को ले जाने के लिए 135 करोड़ भारतीयों के सामूहिक विजन को दर्शाता है। हाँ। यह बजट बिल्कुल रूप से देश के विकासोन्मुखी इरादे को दर्शा रहा है। देखिए, यह बजट जो है नौजवानों, किसानों, गरीबों और महिलाओं के प्रति समर्पित है।
आप देखिए कि बजट के माध्यम से देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिकता को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। न तो कोई टैक्स में बढ़ोतरी की गई है और न तो किसी प्रकार का कर में वृद्धि की गई है। ये बहुत बड़ी बात है, जबकि 2 साल से वैश्विक महामारी में विश्व के सभी देश जूझ रहे हैं। ऐसे में अनुमान है कि इस वर्ष यह बजट जो है लगभग 9.2% इसमें जो है आर्थिक ग्रोथ होने का अनुमान है। आप देखिए कि इस बजट में सबसे ज्यादा 25,000 किलोमीटर तक हाईवे बनाने का 20,000 करोड़ खर्च का प्रावधान रखा गया है। 8 नए रोपवे का भी जी निर्माण होगा। मेरा ये कहना है कि किसानों के लिए देखिए, जो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा, 5 नदियों को जोड़ करके उनके किनारे 5 किलोमीटर तक के क्षेत्रफल में किसानों की जमीन पर ऑर्गेनिक रसायन मुक्त खेती करने का प्रयास किया जा रहा है इस बजट में। यह सिंचाई और पेयजल सुविधा बढ़ाने के लिए मतलब साफ है कि जो आरोप लग रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए बजट को तैयार किया गया था, उससे कोई लेना देना इस बजट का नहीं, यही कहना चाह रहे हैं ना सर आप? बिल्कुल गौरी शंकर जी, हम ये कह रहे हैं कि रटी रटाई भाषा का प्रयोग जो विपक्ष ने रटी रटाई भाषा का प्रयोग किया है, कोई नई भाषा का प्रयोग नहीं किया। इनको साफ तौर से बताना चाहिए कि बजट में क्या खामियां हैं। चलिए मैं पूछ लेता हूं, बताएंगे। देखिए विनोद जी इस वक्त जुड़ चुके हैं, विनोद सिंह जी इस वक्त हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मैं पूछता जरूर पूछूंगा इनसे। विनोद जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। एक मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर्नल संत राघव पाल जी इस वक्त हैं। संत राघव जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर मैं आता हूं सर थोड़ी देर के बाद आपके पास। विनोद जी, बहुत सारी खामियां बताई जा रही हैं आप लोगों की तरफ से, तो इस वक्त बीजेपी के प्रवक्ता ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि आप लोग बताइए कि क्या खामी है, क्या कमी है इस बजट में, बताइए सर। राजनीतिक में मंच से जुमला फेंका जाता है, उस प्रकार से आज बजट पर बयान दे रहे हैं। ढांचागत तथ्यात्मक तरीके से पिछले 7 वर्षों से या आज का बजट जो है, इसमें मिडिलमैन की क्या स्थिति होगी, मिडिल क्लास फैमिली की, लो इनकम ग्रुप के लोगों का क्या हाल होगा, लघु उद्योग चलाने वाले, उनको सरकार की तरफ से क्या सहायता वास्तविक रूप से मिलेगी। कागजी बात मैं नहीं कर रहा हूं। तो ये सरकार लगातार फेल रही है, मुझे आंकड़े दिखाने की जरूरत नहीं है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी का वायदा करके आज ऐतिहासिक रूप से बेरोजगारी का स्तर आ गया है। आंदोलनरत हमारे विद्यार्थियों पर, नौकरी के लिए आकांक्षी लोगों पर सरकार किस प्रकार की दमनकारी नीति का इस्तेमाल कर रही है। नौकरी कहीं नहीं है, कोई विजन नहीं है, इनकम के टैक्स में कोई बदलाव नहीं है ऐसा जिससे कोई राहत मिल पाए। तो केवल ये जुमलेबाजी वाली सरकार है, झूठी सरकार है। ये उसी प्रकार से है जो इन्होंने कोरोना में 18 लाख करोड़ का पैकेज वादा किया था, लेकिन वो कहां है। 18 रुपए की भी सहायता किसी को नहीं मिली जो जरूरतमंद था। तो ये सरकार का फेल्योर है। ये केवल बड़ी बड़ी बातें हैं, सजा के जुमले के रूप में पेश की जा रही हैं, क्योंकि चुनाव है, कुछ मिले, क्योंकि आर्थिक समझ इनको है नहीं। किसानों से कोई लगाव है नहीं, किसानों को सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं। अरे बात ही करते रहेंगे क्या? जो किसान खेती कर रहे हैं उनको सुरक्षित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? लगातार किसान हताश, निराश, परेशान है। तो मतलब चारों तरफ इस बजट में आप यही देख रहे हैं सिंह साहब की कुछ नहीं है, बस खोखला बजट है। केवल ये बजट पूरी तरीके से देश की सम्मानित जनता को अपमान करते हुए और उनकी आकांक्षाओं के विपरीत बजट है। चूंकि सरकार आदी है ऐसे काम करने के लिए। ये आज का बजट फिर इस बात को प्रमाणित करता है कि सरकार को देशवासियों से कोई लगाव नहीं है। लघु उद्योग करने वाले लोग, लो इनकम ग्रुप वाले लोग, और मतलब ठीक है, मैं समझ गया उनको अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता। हाँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर के बाद, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ मेहमान इस वक्त हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, पहले उनका स्वागत कर लें। मनीष कुमार गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री। मनीष कुमार गुप्ता जी बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर आवाज आ रही है मेरी आप तक?
बिल्कुल आ रही है जी। और इसके बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शौकत अली जी इस वक्त हमारे साथ हैं। शौकत अली जी थोड़ी देर के बाद हमसे जुड़ेंगे, अभी कुछ ऑडियो की दिक्कत है। तो सारे मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं इसके बाद तमाम लोग जो भी कह रहे हैं, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि दमदार है, शानदार है, 25 साल के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करेगा, 100 साल का विजन है, 1 साल का बजट नहीं, बल्कि ये देश की प्रगति और उसके विकास के लिए सबसे बेहतरीन बजट इसको कहा जाएगा। विपक्ष कह रहा है चुनावी बजट है और खोखला बजट है, इसमें कुछ है ही नहीं। इस वक्त मनीष कुमार गुप्ता जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इन्हीं से बातचीत करना चाह रहा था। मनीष कुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या वाकई में मनीष जी थोड़ी देर के लिए हम लोग भूल भी जाएं कि ये चुनावी बजट है या नहीं है? ये बजट है, बजट की तरह है, जैसे हर साल बजट पेश होता है उस तरह से बजट आया है। तो इस बजट से हमारे देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके मद्देनजर इस बजट से क्या देश की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरता दिख रहा है? आपको क्या लग रहा है सर, बताइए। एकदम ईमानदारी से बात करना है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो बजट में है, बताइए। देखिए गौरी शंकर जी, सबसे पहले तो हम ये समझें बजट एक सालाना एक्टिविटी है जी। और बजट कोई पॉलिटिकल पार्टी या सरकार नहीं बनाती, बजट को ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, प्रोफेशनल्स बनाते हैं। जब वो अपना ढांचा तैयार कर देते हैं अपने एस्टिमेट्स के आधार पर कि किस स्टेप को लेने पर हमारे इनफ्लो में आउटफ्लो में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर उसके बाद बजट पर फाइनेंस मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर की टीम, अपना कैबिनेट, प्रधानमंत्री, वो सब ये फैसला करते हैं कि इसमें अपने कौन कौन से निर्णय लाने हैं, यानी डिसीजन मेकिंग कहाँ कहाँ करनी है। अदरवाइज जनरली बजट तो प्रोफेशनल तैयार करते हो। अब रही बात यह है कि निर्णयन कौन कौन कर रहा है और क्या निर्णय इस बार के बजट में ऐसे हुए जिन पर हमें चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब आते हैं सबसे पहले बजट में इनफ्लो क्या है और आउटफ्लो क्या है जी। देखिए, हमें ये जान लेना अत्यंत आवश्यक है। हमारे बजट का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे ऊपर कर्जे का इतना बड़ा बोझ है जो पिछले कई 60-70 सालों में इकट्ठा हो गया है, जिसमें भाजपा भी शामिल है, कांग्रेस भी शामिल है, जनता पार्टी भी शामिल है, सब शामिल है। और वो कर्ज इतना है कि आज 40% से अधिक इनफ्लो जो बजट का आता है रेवेन्यू का, वो हम इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की इंस्टॉलमेंट चुकाने में ही चला जाता है। अब आप समझिए, आपके पास बहुत स्कोप ही नहीं है। उसके बाद आपको एम्प्लॉइज की सैलरी, हमने उनकी सैलरी इतनी बड़ी कर रखी है, वो क्या आउटपुट दे रहे हैं अलग बात है। सैलरी, पेंशन और डिफेंस, अगर इनको निकाल देते तो हमारे पास बजट में बहुत थोड़ा सा एरिया बचता है जहां पे इंटरप्ले करने की ऑप्शन है। तो यानी खर्चे में हमें थोड़ा सा, चाहे उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, लॉजिस्टिक्स के लिए सड़क बना लें, या हम उसके लिए कार्गो बना लें, या ट्रेन बना लें, चला लें उसमें, या उसमें नए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लें, या हम किसानों को गिफ्ट दे दें 2000 रुपए, या हम किसानों के लिए एमएसएमई के लिए लोन फैसिलिटी क्रिएट कर दें, हमारे पास उतना स्कोप होता है। अब आते हैं इनफ्लो में, तो वहां सरकार ने क्या किया, इस पर चर्चा कर लेंगे, चर्चा चलेगी। अब आते हैं इनफ्लो में। सरकार ने ये तय किया, जीएसटी हमारा पहले कम था, अब धीरे धीरे हम ट्रैक पे आ रहे हैं। इसका मतलब जीएसटी में हमें 15 लाख करोड़ तक का कलेक्शन है, हम वो इसमें बिल्कुल भी कम नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर वो कम करते हैं तो राज्यों का जो हिस्सा है वो घट जाता है, जिससे राज्य परेशान होते हैं और उन्हें कोई ना कोई पैकेज चाहिए होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा देश इतना विविधताओं का देश है, किसी न किसी राज्य को कभी न कभी अधिक फंड की किसी न किसी वजह से जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में राज्यों को जब जीएसटी का हिस्सा ज्यादा चला जाता है तो केंद्र के पास थोड़ा सा हिस्सा बचता है, एक चीज। उसके बाद एक कॉर्पोरेट टैक्स, एक इनकम टैक्स, और उसके बाद एक्साइज, कस्टम और अदर रिसीट्स। अब आप बताइए, इसमें से सरकार ने सबसे पहला निर्णय ये लिया कि इंडिविजुअल टैक्स में हम कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, यानी कोई टैक्स लगाएंगे भी नहीं, कोई स्लैब बढ़ाएंगे भी नहीं और कोई स्लैब घटाएंगे भी नहीं। याद करिए 20 साल पहले का शासन, जब 40% की भी टैक्स रेट थी, 3 लाख से ऊपर 40% टैक्स लगता था, वो भी एक टाइम था, आज का भी टाइम है। निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा स्पष्ट कहा, मुझे सुनने में पहले तो र्यूड लगा, बट कहीं ना कहीं कड़वी सच्चाई थी कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हम टैक्स लगा नहीं रहे कोई नया,
आप समझिए जब जब देश पर विपत्ति आई है, चाहे चाइना के साथ युद्ध हो, चाहे बांग्लादेश देश में घुसे हो, हमने अपनी पैसे देकर टैक्स बढ़ा के वो चीजों को संभाला है। कोविड के काल में जहां 80 करोड़ लोगों को भोजन पहुंच रहा हो, पूरे देश को वैक्सीन फ्री मिल रही हो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार ही मिल रही हो, ऐसे में अगर बिना कोई टैक्स लगाए आगे बढ़ रहे हैं तो ये बड़ी बात है। तो मनीष क्या आपको लगता है कि आप चुनाव को देखते हुए क्या इस बजट को थोड़ा बहुत भी 10%, 5%, 1%, 2% इसे चुनावी बजट कहा जा सकता है कि चुनाव को ध्यान में रखकर इस बजट पर कुछ ना कुछ उसका असर दिख रहा है, चाहे वो किसानों के लिए हो, खासतौर पर किसानों के, क्या लगता है? दोनों तरीके से समझिए। विपक्ष तो कहेगा आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, और अगर गरीबों के लिए लोक लुभावन बजट बना देते तो सब लोग कहते मोदी जी चुनाव हार रहे थे और उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड को जीतने के लिए इन्होंने लोक लुभावन बहुत अच्छी बात मनीष जी आपके जरिए जो बात आई ना, दरअसल देखिए मैं यही कहना चाहता हूं कि थोड़ा सा बजट के बारे में समझिए। बजट पर हम लोग तमाम तरह की, है ना, मैं तो पत्रकार हूं, मुझे देखने सुनने का मौका मिलता है कि सवाल कुछ पूछिए, लेकिन जिसको जो कहना होता है, जो राजनीति करनी होती है, उसी हिसाब से उसका आंसर देता है। लेकिन आपकी बात से मैं बड़ा सहमत हुआ। जी मैं अभी एक दो बात और लूंगा। बोलिए सर। अब देखिए इसी के साथ इनकम टैक्स में कई ऐसे छोटे छोटे चेंजेस किए जो आम जनता को धीरे धीरे समझ में आएंगे। बतौर चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे को जल्दी पता लगता है, जैसे किसी के रेड पड़ती है और वो उस रेड के मजबूरी में इनकम टैक्स में कोई डिक्लेरेशन देता है कि साहब मेरी 50 करोड़ 40 करोड़ इनकम और मान लो, अगर उसकी बुक्स में कोई पुराना लॉस है तो वो सेट ऑफ नहीं करेंगे। इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगा दिया। हाँ, घाटा होने पर भी आपको पैसे देने पड़ेंगे 30%। हाँ, इसको उन्होंने सिंपली इलीगल एक्टिविटी की तरह माना, जुआ की तरह। हाँ। यानी जुए की प्रॉफिट पर तो टैक्स है और अगर घाटा है तो प्रॉफिट से एडजस्ट नहीं होगा। तो एक तरीके से उन्होंने इसको परमिट कर दिया कि आप अगर कर रहे हो तो आपको टैक्स तो चुकाना है, लेकिन आने वाले समय में चलिए मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद मनीष जी आपके पास। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा मनीष जी, थोड़ी देर के बाद मैं आता हूं। मुझे लग रहा है इस सवाल का बेहतर जवाब आप ही दे पाओगे। इस बजट के जरिए एक बड़ा मैसेज या बड़ा संदेश देने की कोशिश हुई है सरकार की तरफ से कि 25 साल का बुनियादी ढांचा इस बजट में एक तरह से उसके लिए तैयार किया गया है। इसमें कितनी सच्चाई है? हम लोग तो यही जानते हैं कि बजट का मतलब एक साल के बाद फिर अगले साल फिर बजट आना है। ये 25 साल और 100 साल की बात क्यों हो रही है इस बार? इस बजट में क्या ऐसा खास है? मैं आऊँगा थोड़ी देर के बाद, लेकिन आपके पास कर्नल संतराम पाल राघव जी के पास मैं आ रहा हूँ इस वक्त। सर, क्या लग रहा है सर इस बजट को देखने के बाद? आप लोग भी जैसे पूरी तरह से ध्यान दे रहे होंगे कि इस बजट में क्या है, डिफेंस के लिए क्या है, क्या कुछ बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है ताकि देश की रक्षा, उसके उपकरण, उसकी सुरक्षा को लेकर कम से कम पैसे की कमी तो नहीं हो। बताइए सर। देखिए, ये बड़ा शानदार बजट है डिफेंस के लिए। हाँ, क्योंकि जो डिफेंस के 3 हेड होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है पेंशन एक्सपेंडिचर। तो इस बजट में जो हमारा टोटल आउटले है वो 5.25 लाख करोड़ जो है दिया गया है, जो पिछले वर्ष से उसमें 9.84% की बढ़ोतरी है। जो इम्पोर्टेंट इशू जो इस बजट में है, गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर देश को बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर को काफी अलॉटमेंट किया है। 68% डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए रिजर्व किया है, जो पिछले साल 58 किया था, इस बार 10% के लिए किया है। दूसरा, R&D को जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनके लिए भी जगह दी है और उनके लिए भी अलॉटमेंट किया है। दैट इज 25% फॉर प्राइवेट सेक्टर। और नंबर 3 जो स्टार्टअप है उसके लिए भी गवर्नमेंट ने प्लेटफॉर्म खोला है। और अच्छा कर्नल साहब, एक बात मैं पूछना चाहता हूं। जब से मतलब डिफेंस को लेकर के जिन उपकरणों की, हथियारों की जरूरत पड़ती है, देश को किस तरह से डिफेंस, है ना, डिफेंस को पूरी तरह से मजबूत बनाने के लिए उसकी भारी जरूरत होती है, निजीकरण
या प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट अभी तक कैसा अनुभव रहा? क्यों बार बार प्राइवेट सेक्टर्स पर फोकस किया जा रहा है, पैसों की बढ़ोतरी हो रही है, अनुभव कैसा रहा? इसका अनुभव भी पूरे देश की जनता को पता होना चाहिए कि ठीक है, इस तरह के जो फैसले लिए गए थे बहुत पहले वो कितना बेहतर रहा, कितना कारगर, कितना अच्छा आउटपुट निकल रहा है उसका। जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया है, ये जो क्वेश्चन किया है। जी जी, मैं आपके थैंक यू चैनल सर। के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन इंडिया में होगा टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन, और जो भी हमारे इक्विपमेंट वगैरह होंगे वो सबसे हमारे आत्मनिर्भरता बनाता है। होता क्या है, जब हम किसी वेपन को खरीदते हैं और उसके साथ में जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अम्युनिशन के या दूसरे स्पेयर पार्ट्स के, वहां पे जो इंडस्ट्रीज हैं उस कंट्री की बंद हो जाती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर वॉर सिचुएशन उस वेपन पे होती है तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब ये जो गवर्नमेंट ने हाँ, जो डिसीजन लिया है हाँ, प्राइवेट सेक्टर्स को लाने का, जो लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर बनाया है, मैं ये बताना चाहता हूं, हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं छोटी कंट्रीज को, और जितने भी हमारे इक्विपमेंट बन रहे हैं उसमें एक बहुत ही, देखो अभी शुरू में तो 100% नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात है सर, सही बात है। जो विजन इनका है वो बहुत ही अच्छा विजन है। बहुत मैं सर थोड़ी देर के बाद अब आऊँगा सर आपके पास कर्नल साहब। बहुत ही अच्छी जानकारी आपके ज़रिए। मैं थोड़ा सा इस चीज़ को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करूँगा कि जो 25 साल की बात हो रही है, डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं कि 60 लाख नौकरियां मिलेंगी, अलग अलग तरह की परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है, बड़े ऐलान किए जा रहे हैं, करोड़ों नौकरियों को सृजन करने की बात हो रही है। अब बात निकलकर थोड़ी थोड़ी आ रही है कि दरअसल देखिए आधार यही है, इसी आधार पर सरकार कह रही है कि 25 साल का बुनियादी ढांचा हम तैयार कर रहे हैं, तभी बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि दमदार बजट है। शौकत अली जी को पसंद नहीं आएगा, बताइए सर। समाजवादी पार्टी के सबसे मतलब अच्छे प्रवक्ता आप लगते हैं मुझे शौकत अली जी। बहुत हर सवाल पर मुस्कुराना जरूरी होता है। बोलिए सर, 2 मिनट का टाइम है, फिर ब्रेक पे जाएंगे, फिर आपके पास दोबारा हम आएंगे। शुक्रिया गौरी शंकर जी। मैं पार्टी के प्रतिनिधि के साथ साथ एक व्यापारी हूँ, और व्यापारी क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी होता है, टैक्स पेयर होता है, वो ये उम्मीद लगाता है सरकार किसी की भी हो, लेकिन ये सोचता है कि जब हम टैक्स पेयर हैं तो हम सरकार से उम्मीदें लगा सकते हैं, और सरकार जब कोई बजट पेश करेगी तो मेरा ख्याल जरूर रखेगी। लेकिन हम लोग भी टकटकी लगाए इस बजट को देख रहे थे, उम्मीद थी कि हो सकता हो कुछ अच्छा होगा, लेकिन तो क्या उम्मीद क्या कर रहे थे आप, जरा बताइए। मैं बता रहा हूँ, तमाम तरीके की उम्मीदें होती हैं व्यापारी की। जब बजट पेश हुआ तो फिर उसी तरीके की बातें सामने आई कि हम टैक्स पेयर तो जरूर हैं, इस देश में हम दूध देने वाली गाय की तरह हो गए, हमसे टैक्स लिया जाता है लेकिन हमारी चिंता नहीं करती हैं कोई भी सरकारें। जितनी भी केंद्र में सरकारें रही उन लोगों ने कभी देश के व्यापारी की चिंता नहीं की। अगर चिंता की होती तो मुझे लगता है आज देश का व्यापारी इनके बजट पर मिठाइयां बांट रहा होता, लेकिन दुर्भाग्य है कि वो आज कोसने का काम कर रहा है। मुझे लगा था कि ये बजट इतना अच्छा हो गया है कि सोना सस्ता और राशन महंगा हो गया, आप लोग सोना खाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देश राशन ही खाएगा, सोना तो नहीं खाएगा। देश में उम्मीद थी कि कुछ चीजों पर राहत मिलेगी, लेकिन राहत नहीं मिली। हमेशा एक हम लोग को चुभती रही चीजें। ओम प्रकाश जी सोच रहे होंगे अभी तो मैं दमदार शानदार कर रहा था, विनोद जी पहले ही बोले कि कहाँ से दमदार कहाँ से शानदार। अब शौकत अली जी कह रहे हैं कि मैं तो व्यापारी भी हूँ भाई साहब, मैं थोड़ी सिर्फ समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता नहीं। तो लेकिन शौकत अली जी थोड़ा सा कम शब्दों में बताइए कि क्या उम्मीद क्या कर रहे थे। आप व्यापारी हैं, जिस चीज़ का भी व्यापार करते हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, तो क्या उम्मीद कर रहे थे, कहाँ पर छूट मिलनी चाहिए थी आपको? तमाम चीजों की बात है गौरी शंकर जी, तमाम चीजों की एक एक बताऊंगा तो बहुत सारी चीजें। देखिए, सरकार को टैक्स देने वाले व्यापारी को, सरकारों को पता होता किन किन चीजों में हम लोगों ने छूट की मांग की। तो सर समाजवादी पार्टी की सरकार अगर आती है केंद्र सरकार में, तो आप लोग बजट पेश नहीं करोगे क्या? करोगे ना? करोगे या नहीं करोगे? बजट पेश करेंगे, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश जरूर देना चाहेंगे। अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज रही होगी उसमें, और हम लोग जब बजट पेश करेंगे तो खासकर किसान और व्यापारी का विशेष ध्यान रखा जाएगा। चलिए, ये दो व्यक्ति ऐसे होते हैं, ये दो। ठीक है सर, मैं शौकत जी मैं आऊंगा, थोड़ा सा आप लेट भी जुड़े हैं, मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। मनीष जी आपके पास आएंगे, आपका सवाल लेंगे, एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होता है।
तो बजट कैसा है? दमदार है, शानदार है, या फिर पूरी तरह से खोखला है? चुनावी बजट है, लॉलीपॉप दिया गया है, आम आदमी का ध्यान नहीं रखा गया है, किसानों के चेहरे पर इस बजट को देखकर किसी तरह की कोई मुस्कुराहट नहीं है, महिलाएं समझ नहीं पा रही कि इस बजट में निर्मला सीतारमण ने मेरे लिए क्या दिया। लेकिन मनीष कुमार गुप्ता जो अर्थशास्त्री इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इसके सारे एस्पेक्ट्स को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है। बजट एक साल का लेखा जोखा होता है, एक साल के हिसाब से देखें तो बहुत कुछ है कहने के लिए, बहुत कुछ कहने के लिए नहीं भी है, लेकिन 25 साल का हिसाब बताया जा रहा है मनीष जी, 100 साल के सपने भी दिखाए जा रहे हैं। ऐसा क्या है? इसका मतलब कुछ खास बातें हैं? थोड़ी देर पहले जो कर्नल साहब से बात हो रही थी, उनके आधार पर कुछ चीज़ें मैं भी निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इन्हीं सब चीज़ों को देखकर सरकार 25 साल और 100 साल की बात कर रही है? क्या अच्छी बातें हैं इसमें, जरा बताइए सर उस लेवल से। सिलसिलेवार तरीके से सारी अच्छी बातें जितनी मैं समझ पाया हूँ कम समय में बताने का प्रयास करूंगा। जी, हाँ, थोड़ा कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सर, थोड़ा वक्त की प्रॉब्लम रहती है। शौकत जी की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। उनसे पूछा था कि आपके हिसाब से बजट में क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बात को पल्ले से झाड़ दिया। वो कहते हैं ना, नजारे से खुश कर दूंगी, बस हाथ मत लगाना, और ना हाथ लगाने की सोचना। शौकत अली शायद सुन पा रहे नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। अब समझते हैं कि कैसे इस बजट को सरकार एक लॉन्ग टर्म बजट कह रही है। सबसे पहले आप ये समझिए, अब तक के भारत के इतिहास में ऐसा पहला बजट है जिसमें सबसे ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोविजन किया गया है। बिल्कुल सर, हाँ। यानी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो वहां फैक्ट्रियां बनेंगी, वेयर हाउस बनेंगे, रोड्स बनेंगी, ब्रिज बनेंगे, जिससे क्या होगा, देश की जनता को सुविधा मिलेगी। ये सुविधा उस छोटे से टैक्स बेनिफिट के मुकाबले कहीं ज्यादा है और कहीं ज्यादा लोग इस्तेमाल करेंगे। अब आता हूं मैं सबसे पहली बात पे। अब आप समझिए, सबसे पहली बात इन्होंने बताया कि डिफेंस में 68% सामान इंडिजीनियस बनेगा। अब इसका मतलब है पहले साल में तो ये होगा कि 68% सामान अगर देश में बनेगा तो देश की फैक्ट्रियां डेवलप होंगी। बिल्कुल सही है। लाइफ लॉन्ग क्या होगा, हमारे देश की आर्मी को, हमारे टैंकों को देसी सामान का यूज शुरू हो जाएगा। अगले 100 सालों तक हमारी आर्मी लगातार इस 68 को 70, 70 को 75, 75 को 90, 95 तक पहुंचेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा हम अपना सामान देशी यूज करें, कंट्री मेड यूज करें, जिससे हमारे देश आत्मनिर्भर बनेगा प्रोडक्शन के क्षेत्र में, और उसके साथ के साथ हमें ये प्रोडक्ट सस्ता पड़ेगा और उस व्यापार से हमें रेवेन्यू जनरेट होगा, रोजगार भी मिलेगा। मतलब मनीष जी आपकी बात से मैं जहां तक चीजें समझ रहा हूं, मतलब 25 और 100 की जो बात हो रही है सरकार की तरफ से, जो दावे की जा रहे हैं, इसमें दरअसल देखिए इसका आधार ये है जो आप कहना चाह रहे हैं, और इस आधार पर देश की प्रगति, उसकी विकास के मापदंड को देखने में अगर कोई सरकार कह रही है तो उस दावे पर बिलीव भी करने की जरूरत है। ओम प्रकाश जी के पास मैं आ रहा हूं। ओम प्रकाश जी, ठीक है, आप कह रहे हैं जानदार है, शानदार है, शौकत अली जी कह रहे हैं मैं सिर्फ प्रवक्ता नहीं, व्यापारी हूं, मुझे तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन मनीष जी देखिए कुछ और अलग तरीके से बता रहे हैं। क्या वाकई में सरकार को इस बात की चिंता थी कि सिर्फ बजट नहीं पेश किया जाए, या फिर इस तरह से लोक लुभावन बजट नहीं पेश कर दिया जाए? जैसा कि मनीष जी ने कहा कि अगर ऐसा होता तो फिर विपक्ष वाले कहते कि देखिए चुनाव आप लोग हारे, इसे लोक लुभावन कर दिया, इसलिए आपने लंबा खींचा, लंबा सोचा, 25 साल का, 100 साल का। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं अब ओम प्रकाश जी से कि क्या वाकई में इस बजट से कोई लेना देना नहीं है चुनाव का? और इतनी गहराई वाली बात कौन समझेगा? मनीष जी तो समझ गए, हम आपको तो समझने में भी दिक्कत होगी कि 25-100 साल की क्या बात सरकार कर रही है। 60 लाख नौकरी कहां से लाएगी? 2 करोड़ कैसे सृजन करेगी? गौरी शंकर जी, मान लीजिए कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं तो बजट के पक्ष में बोल सकता हूं, और शौकत जी को और विनोद जी को विपक्ष में बोलना स्वाभाविक है। लेकिन आपके डिबेट में मनीष गुप्ता जी जो एक बजट के बारे में बहुत गहराई से और बहुत सच्चाई से उन्होंने बात रखी, किसी पार्टी की तरफ से पक्ष और विपक्ष की बात नहीं रखी। कर्नल साहब जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने रक्षा के क्षेत्र में बहुत सी बातें ऐसी रखी जो आम आदमी के दिलो दिमाग में सच्चाई के साथ बैठती। देखिए, ये बजट न तो चुनावी है, न तो लोक लुभावनी है। यह देश की जनता आज बजट को देख करके जांचती है। यह बजट पूर्ण रूप से देश के विकास,
नहीं और कई देश कई के विकास कई का नहीं मतलब- कई लोग देखिए ओम प्रकाश जी ठीक है, बात कहने के लिए बहुत कुछ है। शायद मेरी बात से मनीष जी भी थोड़ी बहुत हो सकता है 5-10% वो सहमत हो जाएं। कई लोग इस तरह से भी बोलते नजर आए कि इस बजट को मैं समझ ही नहीं पाया कि कैसा बजट था, किस तरह का बजट था, क्योंकि हर साल बजट आ जाता था कि अच्छा इस बजट में इस बार ऐसा हुआ है। इस बार का बजट कई लोगों को समझ में नहीं आया। क्या आप लोगों को ये बात आप लोगों को तक पहुंची है कि आम जनता को ये बजट समझ में नहीं आया? मैं आता हूं मनीष जी, थोड़ा सा ओम प्रकाश जी से बात पूरी कर लें। वैसे बोल सकते हैं, काउंटर कोई भी कर सकते हैं बीच में, चूंकि सेकेंड राउंड हम लोग का चल रहा है। अगर कुछ बात अच्छी लगे किसी को कहना उत्तर के साथ तो कह सकते हैं। बोलिए सर। गौरी शंकर जी, आप ये जो बात कह रहे हैं ये विपक्ष का कहना है कि इसमें किसानों को, नौजवानों को, आम आदमी को, गरीबों को कुछ नहीं हुआ, जबकि ये बजट सीधे सीधे बता रहा है कि किसानों, नौजवानों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, आम लोगों के जीवन में कैसे ये खुशहाली बढ़ेगा। आप देखिए कि एक बहुत बड़ी बात ये है, जैसा कि क्या कहना चाह रहे हैं मनीष जी? मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ये बात तो विपक्ष की बिल्कुल जायज है। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हाँ। ये बात तो विपक्ष की जायज है कि गरीबों के लिए सीधे सीधे कोई लाभ नहीं दिया गया। भाई जिसका आज पेट खाली है उसको आप कहते हैं 25 साल तक आपको प्रॉस्पेरिटी आएगी, कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये समझ लेना पड़ेगा, हम ब्लीड कर रहे हैं, हमारे ऊपर बड़ा भारी कर्जा है। और इस कर्जे की स्थिति में भी आप सोचिए, जहां एक समय ऐसा था जब 3.5 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाने का टारगेट था, जो 15 आया और आज 35 तक था। और अगले साल में अगर 25,000 किलोमीटर सड़क अगर पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग बनने हैं, हाँ। तो समझिए सरकार ने अपने ऊपर 68 किलोमीटर का टारगेट ले लिया। मतलब मनीष जी, जो देखिए जो आप कह रहे हैं, देखिए ठीक है, इनके जो दावे हैं, ओम प्रकाश जी के जो दावे हैं कि हमारा बजट ना तो चुनावी है और ना ही इसे अलग तरीके से देखने की ज़रूरत है, बल्कि हम बजट में तमाम तरह की विजन का इस्तेमाल करते हुए देश की प्रगति में इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कई ऐसी दिक्कत है, जैसा कि मनीष जी कह रहे हैं, कि क्या इसके बावजूद महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, इसके अलावा किसानों को लेकर, महिलाओं को लेकर, गरीबी को लेकर क्या पुख्ता इंतजाम किया गया? सपने इसमें जरूर दिखाए जा रहे हैं कि 60 लाख नौकरी दूंगा, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ नौकरी सृजन करूंगा, लेकिन कब होगा? ये बड़ा सवाल है ना। शौकत अली जी के पास मैं आ रहा हूं। शौकत अली जी, ये सवाल तो आप जरूर उठाइएगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग उठा रहे हैं ना, महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था का मसला भी उत्तर प्रदेश में उठा रहे हैं, बजट भी अब आ गया। बजट के बाद जो ज़्यादातर जो चुनाव हुए हैं उसमें सत्तासीन पार्टियों की हार हो गई है, भी आप लोगों के लिए एक जोश की बात है। तो फिर इस बजट को व्यापारी की तरह न दे करके समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता चुनावी हित के हिसाब से कैसे देख रहा है? देखिए, अगर मैं कहूंगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग मानेंगे नहीं। मैं तो कहूंगा कि ये बजट पढ़कर भी आए होंगे तो आपके चैनल के माध्यम से किसानों के बारे में क्या हितकारी है पढ़कर सुना दें। मैं तो ये भी कहूंगा कि फूड के बारे में उसमें कहा गया है वो भी पढ़कर सुना दें। तमाम नौजवानों के लिए जो कहा गया वो भी पढ़कर सुना दें। जब सुनाएंगे तो साफ चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, क्या हुआ है और पिछले में क्या था आज तक। तो नौजवान ये बात अच्छे से समझता है कि ये लोग सिर्फ चुनावी बजट पेश करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि नौजवानों के पास आज कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे वो भविष्य की कल्पना कर सके कि हाँ, इनके बजट से हमें लगेगा कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। अभी एक मित्र बोल रहे थे, मैं नहीं समझ पाया कौन बोल रहे थे, कि आत्मनिर्भर भारत। अरे बात तो सही कह रहे थे, आत्मनिर्भर भारत तो हो गया है, रोजगार भी उसका खो गया है, नौजवान रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। इससे ज्यादा आत्मनिर्भर और क्या करना चाहते हैं आप लोग? इतना आत्मनिर्भर हो गया है कि उसको नौकरी तक नहीं मिल रही, फिर भी आत्मनिर्भर की बात हो रही। जब आत्मनिर्भर इतना कर दिया तो टैक्स कहां से देगा आत्मनिर्भर जिसके पास कोई रोजगार? बताइए सर, मनीष जी क्या काउंटर है, बताइए सर। देखिए ऐसा है, इस देश का, हमारे देश का ये भाग्य इतना अच्छा नहीं रहा कि शुरुआत में इंफ्रास्ट्रक्चर को इस तरीके से सेट नहीं किया कि आज हमारे पास स्किल्ड लेबर नहीं है, आज हमारे पास स्किल्ड मैन पावर नहीं है। आज भी जॉब के लिए कोई भी परेशान नहीं है, अगर वो वेल क्वालिफाइड है या वो स्किल्ड है। अगर कोई जिसको नौकरी की जरूरत है, जो परेशान है, वो सिर्फ वो है जो स्किल्ड नहीं है या जिसकी एजुकेशन में वो भले ही BBA MBA है लेकिन वो स्किल्ड नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं है। हमें अपने देश की व्यवसाय की व्यवस्था इस तरीके से व्यापार परक बनानी होगी
हमारे यहाँ स्किल्ड लोग पैदा हों, हमारे यहाँ वो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा के बच्चे ना निकले। हमें एक्सपर्ट और प्रोफेशनल बच्चे चाहिए जो सीधे या तो नौकरी करें या व्यापार करें। दरअसल हमने अपने देश के युवाओं को सिर्फ ये सिखाया है, उसमें हम भी शामिल हैं, मैं भी शामिल हूं, कि बच्चों तुम्हें आगे चल के नौकरी करनी है और सरकारी नौकरी तो लॉटरी की तरह है, काम करवाने की चिंता कोई नहीं, बस नौकरी करनी है। हम सब सर इसी जनरेशन के हैं अगर हम कि इससे बेटा बड़ा होकर बचेंगे तो आज भी बड़ा होकर अच्छी नौकरी करना, सरकारी नौकरी करना, है ना। हम लोग सब इसी कॉन्सेप्ट वाले हैं। बचेंगे अगर एक व्यक्ति, देखिए आप याद करें नरेंद्र मोदी का किस तरीके से मजाक बनाया गया। उन्होंने बात करी रोजगार की और उन्होंने उसको नौकरी से जोड़ दिया। अरे भाई, रोजगार वो होता है जो एक आदमी व्यापार करता है, 4 आदमियों को और रोजगार देता है। बिल्कुल सही बात है। आप उस पर करने वाले कॉर्पोरेट पर आप उंगली उठाते हैं। आप देश में जो रोजगार दे रहा है, जो पूंजी लगा रहा है, उसके खिलाफ आप पूंजीपति जैसी बातें करते हैं। शौकत अली जी, आप कह रहे थे ना गरीबी और रोजगार के मसले पर, तो मुझे लग रहा है कि बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट तो दिया मनीष जी ने कि कहाँ नहीं नौकरी मिल रही है। नौकरी के लिए तो इतनी व्यवस्था की गई, इतना बड़ी सोच के साथ सरकार ने तमाम तरह की चीजों की शुरुआत की। तो नौकरी ऐसा तो है नहीं कि आज सोचे और कल नौकरी लग जाएगी। एक बृहद पैमाने पर एक बड़ी सोच के साथ उस चीज को सृजन किया जाता है ना शौकत अली जी। गौरी शंकर जी, इससे पहले मैंने आपके चैनल पे बैठ के उदाहरण दिया था, आप फिर वो दोहरा देता हूँ। मैं बताया था मैंने आपको कि आपके चैनल पे आ रहा था, पेट्रोल भराने गया तो कहा गया कि आप क्रेडिट कार्ड बनवा लीजिए। मैंने कहा मैं क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं बनवा लीजिए। मैंने कहा नहीं यूज करता। तो मेरे मन में सवाल आया था, मैंने आपके चैनल पर इस बात को दोहराया भी था कि मैंने पूछा ये नौकरी आपको अच्छी लग रही है, उस बच्चों से पूछा था, तो उन बच्चों ने कहा कि साहब मुझे तो नहीं अच्छी लग रही, आपको अच्छी लग रही है तो आप कर लीजिए, अपनी गाड़ी मुझे दे दीजिए, मैं अपने घर जाऊं। तो जो व्यक्ति क्रेडिट कार्ड बनवाने को नौकरी अच्छी ना कह रहा हो, वो पकौड़ा बनाने को। देखिए सर, ये चॉइस है शौकत अली जी। सुनिए, मैं भी एक कहानी बताता हूँ, सुनिए मैं भी एक कहानी बताता हूँ, मैं भी एक कहानी बता देता हूँ। ये चॉइस की बात है कि कौन कहाँ नौकरी करना चाहता है। मेरे एक मित्र हैं, मीडिया में काम करते थे, 5-10 साल हो गया, मीडिया मजा नहीं आया, फिर वो बैंक में काम करने लगे। ये क्या मतलब हुई बात सर, है ना। जॉब कर रहा है ना, उसको मन नहीं लग रहा है तो अलग बात है। आप सबको कलेक्टर और मैं विनोद जी के पास आ रहा हूँ। आप सबको कलेक्टर और क्लर्क बनाना चाहते हैं। आप ये क्यों नहीं सोचते कि अगर हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक कारें बनने लगे, उनकी बैटरी बनने लगे, तो हमारे देश से जो तेल के बदले विदेशी मुद्रा बाहर जाती है वो बचेगी। पर नहीं, हम इस देश को स्किल्ड इंजीनियर की जरूरत है। शौकत अली जी, आपकी जो कहानी है ना, इस कहानी में थोड़ा सा लोच है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है इसमें कमी है। ये कहानी इस तरह से सेट नहीं करेगी। मैं आ रहा हूँ, कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त, एक मिनट आते हैं सर मनीष जी। विनोद जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। विनोद जी, एक बात बताएं, कांग्रेस पार्टी जब बजट कांग्रेस पार्टी की तरफ से, है ना, जब आप लोग की सरकार थी केंद्र सरकार में, हम केंद्र सरकार की ही बात करेंगे, जब आप लोग की तरफ से बजट आता था, मुझे याद है कि मैं जब 12th या फिर जब समझदार हो गया कि बजट वगैरह क्या चीज़ होता है, तो बहुत उत्सुकता होती थी बजट के बारे में कि अच्छा ये सामान का दाम घट गया, इस सामान का दाम बढ़ गया। बजट समझ में, चीज़ें एक अक्षर बजट का समझ में नहीं आता था, लेकिन बजट फिर भी देखते थे। आज भी बजट देखते हैं, उस वक्त भी बजट समझ में बहुत कुछ नहीं आता था बजट समझ में। आज थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आती है। मनीष जी जैसा तो नहीं समझ सकते हैं। मुझे थोड़ा सा बताएं, उस वक्त के बजट में और अब के बजट में कांग्रेस पार्टी किस तरह से फर्क करके देख रही है। आप लोग क्यों आलोचना करते हो? उस वक्त जो बजट आता था तो पूरा देश उस बजट के साथ होता था, आज भी बजट आता है तो पूरा देश उस बजट के साथ है। फिर आप लोग आलोचना करने के लिए बीच में कहां से आ जाते हो? विनोद जी तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा, कर्नल साहब के पास आते हैं। कर्नल साहब, बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया सर। मैं 5-6 घंटे तक फंसा रहा इस मामले को लेकर के, और जब आपसे मेरी बात हुई और जब आपने बेहतरीन तरीके से बताया कि देखिए किस तरीके से डिफेंस सेक्टर में एक क्रांतिकारी कदम उठाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई, उसका बड़ा फायदा हुआ, तब मुझे समझ में आएगा कि 25 और 100 का जो बात हो रहा है सरकार की तरफ से, इसका मतलब ये है। और बहुत अच्छे तरीके से फिर मनीष जी ने इसको क्लियर किया। कर्नल साहब, एक बात बताइए मुझे, क्या लगता है सर, ये बजट को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दिया जाए, बजट तो हर साल आएंगे, अगले साल भी आएगा, लेकिन इस बजट से क्या माना जाए कि माइलस्टोन है हिंदुस्तान के विकास और प्रगति के लिए, इसको माइलस्टोन की तरह माना जाएगा?
डिफेंस सेक्टर्स के लिए माइलस्टोन की तरह माना जाएगा। हमने हजारों प्रयोग कर लिए, तमाम तरह के प्रयोग कर लिए डिफेंस सेक्टर्स को और स्ट्रांग करने के लिए, मजबूत करने के लिए, लेकिन इस बजट से एक बड़ा रास्ता खुलेगा। बताइए सर, पाल साहब। जी राघव जी। जी, इस बजट के अंदर आप देखें कि जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर एक बहुत ही बढ़ावा दिया है। उससे जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें जो प्रोडक्शन होगा, डिफेंस का प्रोडक्शन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो छोटी कंट्रीज हैं हमारे एशिया में और भी दूसरे कॉन्टिनेंट्स में, वो लोग हमसे जो है, हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे वेपन, जिससे रेवेन्यू जनरेट होगा और हमारे देश में लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जैसे अभी एक राइफल की कंपनी हमने अमेठी में बनाई है। जी जी। तो वहां से राइफल का जो लेटेस्ट राइफल है उसका प्रोडक्शन जो है अमेठी से होगा। तो जितने भी ये छोटी कंट्रीज हैं वो हमसे एक्सपोर्ट करेंगी। और जो सबसे जो अहम मुद्दा है वो है आत्मनिर्भरता का। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि जो भी देश उस वेपन को बनाता है, इक्विपमेंट को बनाता है, वो कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करते हैं या अपने एमनेशन को नहीं देते। तो जब वॉर होती है, आज के विश्व में देखें आप, कोल्ड वॉर है, कंट्रीज कभी कैपिटलिस्ट वर्ल्ड की तरफ होती है, कभी कम्युनिस्ट की होती है, कभी मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ होती है। तो इससे पूरा सिस्टम डगमगा जाता है और जो गवर्नमेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम्स होती है उन चीजों को इंपोर्ट करने के लिए। चलिए मतलब सर मैं इतना ही समझ रहा हूं, कर्नल साहब जो भी कह रहे हैं, मैं इतना समझ रहा हूं कि इस बजट के जरिए डिफेंस सेक्टर्स को बहुत ही मजबूती प्रदान करने की कोशिश हुई है और इसका आधार और मजबूत होता जाएगा, है ना। जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे और भी चीज़ें इसके साथ जुड़ती जाएंगी, सरकारें किसी की आएँ, लेकिन एक का प्रोसेस में पूरी तरह से लाने की कोशिश सरकार की तरफ से की गई। मैं सही बोल रहा हूं सर, राघव सर? जी सर, आप बिल्कुल बोल रहे हैं। मैं विनोद जी के पास आ रहा हूं, समय थोड़ा खत्म हो रहा है। विनोद जी, कांग्रेस के प्रवक्ता सर कहां चले गए थे? आपकी आवाज ही नहीं आ रही थी। विनोद जी, मैं एक बात बताइए सर, जब आपकी जब केंद्र में सरकार हुआ करती थी, आप लोग का बजट आया करता था, पूरे देश में खूब जोश और उल्लास हुआ करता था, अभी भी जोश और उल्लास है। उस वक्त भी बजट को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही जाती थी, है ना, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव अभी भी कही जाती है, लेकिन फर्क कैसे कर रहे हैं? पहले तो फर्क करना बड़ा दिक्कत था ना कि कांग्रेस की सरकार, सालों साल तक कांग्रेस की सरकार, तो कैसे फर्क करें? अब तो कांग्रेस की सरकार के वक्त में भी बजट आ चुका, बीजेपी ने भी बजट ले आया, फर्क करना आसान हो गया। मैं थोड़ी देर के बाद मनीष जी के पास आऊँगा, थोड़ा सा जानूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा बताइए कैसे आप लोगों के बजट से बीजेपी सरकार की जो बजट है बिल्कुल अलग है और आप लोगों के हिसाब से खोखला बजट है। बताइए सर। विनोद जी। देखिए गौरी जी, आपने अच्छा कहा और आप जैसा ही देश के बहुत लोग ये समझते हैं, कांग्रेस के समय में जो प्रतिबद्धता थी देशवासियों के प्रति, एक विजन देने के तहत, एक उनके देश की जनता, उनके मसाइल, उनकी परेशानियां उनके दिमाग में रहता था, बड़ी संवेदनशीलता के साथ, समझदारी के साथ बजट बनाया जाता था। इसलिए लोग बेसब्री से इंतजार करते थे, वो इसलिए कि उनको क्या सहायता मिले विभिन्न सेक्टर में। और लोगों को आज ये अरुचि ये बताती है। आपकी बात से विनोद जी, आपकी बात से मनीष जी सहमत नहीं लग रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूं, मनीष जी ने भारतीय जनता पार्टी के अघोषित पैरोकारी करते ये बता दिया कि आपके ऊपर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया। अर्थशास्त्री हैं, इनकी मंशा बता दी। अर्थशास्त्री हैं, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ऐसा नहीं बोलते हैं आप, आरोप मत लगाइए, ऐसा नहीं है। मैं बहुत भली बात, जब बजट का विश्लेषण करने के लिए हम लोग बुलाते हैं तो ऐसा सोच नहीं बुलाते। खिड़की खोज रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। देखिए सवाल ये है क्या था, सेल्स टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जो मुझे बोलने दीजिए, मैंने नहीं बोला किसी का मैटर बन गया। आप बात रखिए, पूरी बात रखिए विनोद जी। मैं आता हूं मनीष जी आपके पास। विनोद जी पूरी बात कीजिए। देखिए गौरी शंकर जी, इस समय देश में जब अतिरिक्त सहायता निर्बल आय वर्ग के लोगों को, कम आय वर्ग के लोगों को देने की आवश्यकता है, किसानों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं,
बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे कोरोना की वजह से, सरकार के नासमझी की वजह से, सरकार पे आर्थिक जो समझ है वो शून्य है उस वजह से, तो कम से कम इनको इस समय तो कुछ संवेदनशीलता दिखाते तो हुए दिखा तो दिया है, टैक्स नहीं बढ़ा, लाभ देना टैक्स चाहिए। नहीं बढ़ा, कुछ स्वास्थ्य नहीं दिया। सेवाओं को मजबूत किया जा रहा है तो सारी चीजें बजट में दिख रही है। संवेदनशील समझदार व्यक्ति में और गोलेबाज और जुमलेबाज में फर्क क्या होता है? आप उससे कोई तत्काल राहत की बात करेंगे तो 50 साल 25 ओम प्रकाश जी, 100 साल काउंटर की करना बात है, कर करेगा। लीजिए, वक्त और खत्म हो रहा है। संवेदनशील और समझदार देखिए होगा तो ऐसा तुरंत गौरी राहत शंकर देने जी, की बात करेगा। कांग्रेस से कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। हाँ। अगर ये जनभावनाओं के अनुरूप चले होते हाँ। तो देश में पिछले 7 साल से विपक्षी नेता बस। की, विपक्षी दल की भूमिका भी छिन गई और प्रदेश में 32 साल से इनको जनता ने नकार दिया और इनके नेता अगर ये जनभावनाओं के अनुरूप रहे होते तो उत्तर प्रदेश में खुद न हार जाते और यहाँ से वायनाड में भाग जाते। चलिए ठीक है सर, बहुत कम समय रह गया। मनीष जी से एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछेंगे सर। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ गौरी शंकर जी कि कांग्रेस के जमाने में एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स ये बजट का मैटर होता था, तो जनता को हर चीज में पता लगता था। सिगरेट के दाम बढ़े, हवाई यात्रा के दाम घटे, कपड़े के दाम बढ़े, फला के दाम घटे, तो हर लेकिन बहुत मजा आता था सर, है ना, जो भी कहिए, लेकिन बड़ा मजा आता था। मैं एकदम से सुबह उठ जाया करता था कि बजट में या फिर नेक्स्ट डे जब अखबार आता था क्या बढ़ा, क्या सस्ता, क्या घटा। अभी भी मजा आता है, अभी भी मजा आता है, लेकिन बजट को ऐसा लगता है, बजट को ऐसा लगता है, शायद मनीष जी मुझसे सहमत होंगे या नहीं, बजट को ऐसा लगता है कि साल भर का लेखा जोखा के लिए अब नहीं बजट बनाया जा रहा है। बजट में एक विजन को डाला जा रहा है, उस विजन के हिसाब से बजट तैयार हो रहा है। सही बोल रहे हैं सर मनीष जी? बिल्कुल आपसे 100% सहमत हूँ। चलिए सर, समय खत्म हो गया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त दिया। इसी के साथ खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।